हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार चैप्टर जो आपके मन को छू जाएगा। और आपको इस चैप्टर से पढ़ के ना ये चीज़ भी समझ में आएगा कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब जीवन में संघर्ष आता है, तो आदमी किस तरीके से उन सारी चीज़ों को डील करता है। एक चीज़ और आपको समझ में आएगी कि भाई प्रकृति के अंदर भी ना कुछ ऐसी तत्व होते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होते हैं जो मनुष्य को बहुत जल्दी बाधित कर सकते हैं। हमारा संबंध प्रकृति से तो है, ठीक है, और एक अटूट संबंध है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति जो है ना वो क्रोध में आ जाती है और थोड़ा सा ऊधम कर देती है, यानी कि तांडव दिखा देती है। और इसी तांडव को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। अब बेटा यहाँ एक बात समझ लो कि प्रलय का अर्थ होता है नाश, ठीक है, या बहुत विनाशकारी संकट, ठीक है। इस चीज को जरा समझो। संकट क्यों भैया? क्योंकि देखो, जब भी पानी गिरेगा, जब भी बाढ़ आएगी, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं, क्योंकि पानी का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया है प्रलय, संकट। इसे नाश भी कहा जाता है, ठीक है, नाश, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले ना बच्चा, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, ज़रा सोचिए। देखिए, पिछली बार हमने पढ़ी थी एक कविता, और वो कविता थी बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे लिखा था राजेश जोशी जी ने, ठीक है, राजेश जोशी। अब इस कविता का मूल भाव क्या है, तो जरा ये समझ लीजिए। यहाँ ना बेटा लेखक बड़े ही आक्रोशपूर्ण स्वर में दो बातें कहता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कहता है क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी बात को बताते हुए आगे लेखक कहता है कि भाई ये भयानक स्थिति है, ठीक है। क्यों है भैया भयानक, ये चीज भी समझ लो कि भाई किसी देश का भविष्य उस देश के बच्चे ही तो होते हैं। अब जरा सोचिए कि बच्चे अगर काम पर जा रहे हैं तो उस देश का भविष्य क्या होगा, आने वाली पीढ़ियां किस तरीके से होंगी, ठीक है। तो ये जो बात है ना उस कविता में उठाई गई थी, जिसका नाम था बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इस कविता को, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, पर अगर ये कविता आपसे मिस हो गई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है बच्चा। बढ़ते हैं आज के चैप्टर की ओर। तो बेटा आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है जल प्रलय में, और इसकी हम व्याख्या समझेंगे और प्रश्नोत्तर समझेंगे। जल प्रलय जो चैप्टर है ना वो मूलतः रिपोताज है, ठीक है। अब इस बात को समझ लो कि रिपोताज क्या चीज होती है। देखो, आंखों देखी बातों का जो वर्णन किया जाता है, ठीक है, और वो भी किसके फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में, ठीक है, उसे कहते हैं रिपोताज, ठीक है। और इसकी अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक शैली होती है। मूलतः जो शैली है ना, ये जो शैली है ये बाहर से, यानी कि पाश्चात्य साहित्य से हिंदी साहित्य के अंतर आई है। ये हिंदी साहित्य की मूल शैली नहीं है, परंतु इस शैली का जो लोकप्रियता है वो हिंदी साहित्य में बढ़ती गई है, और इसका प्रमाण हमें कई जगह देखने भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को ना हम बेटा पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे, कुछ मुख्य तत्व समझेंगे, और फिर चलेंगे प्रश्नोत्तरों की ओर। यहाँ बेटा एक चीज समझ लो, चूंकि ये कृतिका का पार्ट है, ठीक है, ये कृतिका का पार्ट है, तो यहाँ से एमसीक्यू नहीं आएंगे बेटा, एक चीज समझ लो, ठीक है। यहाँ से केवल और केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना कि इस वाले चैप्टर से हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही आना है, ठीक है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो पाठ की शुरुआत होती है लेखक के अपने अनुभव से। लेखक बताता है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदी की बाढ़ से पीड़ित लोग जो हैं वो आकर एक तरीके से शरण लेते थे, ठीक है। फिर आगे लेखक ये बताता है कि भैया मैं चूंकि ऐसी जगह पैदा हुआ था, यानी कि पड़ती जमीन पर पैदा हुआ था। पड़ती मतलब ऐसी जगह जहां पानी का ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, पर फिर भी उसने तैरना नहीं सीख पाया था, ठीक है। और फिर आगे आगे पता है वो ये भी बताता है इसी चैप्टर के अंदर कि पर उसने अपने बचपन में ना बहुत सारी जगह राहत सदस्य के रूप में काम किया था, ठीक है। तो उसका फल ये मिलता है उसे, ठीक है, कि भाई उसे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि भाई किस तरीके से, जैसे रिलीफ वर्कर का जो होता है ना, राहत दल में जो काम करना होता है, उस तरीके से उसने काम किया था, तो उसे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो जाता है। और यही अनुभव जो है
वो लेखक के साहित्य में झलकता है। ठीक है, लेखक कई सारी रचनाएं लिखता है, कुछ रचनाएं बताई भी गई हैं। ठीक है, जैसे बताया गया है कि भैया धर्मयुग में भी उसने लिखा था, कथा दशक के अंतर भी उसने कुछ चीज़ें लिखी थी। तो यहाँ उसने बाढ़ का वर्णन किया था और इसी वर्णन को ना बड़ा मार्मिक वर्णन मानकर लोगों ने उसे पुरस्कृत भी किया था। पर आगे लेखक बताता है कि जीवन में उसका सामना बाढ़ से एकदम नहीं हुआ था। एक बार उसका सामना बाढ़ से वो होता है 1967 की बाढ़ में। तो भाई वही बात वो लेखक बताता है कि बाढ़ से अनुभव तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, वृष्टि मतलब क्या, वृष्टि मतलब बरसात, ठीक है, के कारण पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है एक शहरी आदमी की तरह। ठीक है, अब इस बात को समझ लो। देखो बेटा, जब भी बाढ़ आती है और शहरों में बाढ़ आती है, ठीक है, गांवों में क्या होता है कि गांव जो होते हैं, ज़्यादातर जो गांव हैं जहां बाढ़ आती है वो नदी के किनारे बसे होते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैदानी क्षेत्रों के जो गांव है वहां बाढ़ आ जाए, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप हो। पर जो गांव किनारे बसे होते हैं वो इस तरीके से बसाए जाते हैं कि अगर बाढ़ आती भी है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना। ठीक है, तो ये बात थी। अब यहाँ शहर में लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। एक तो शहर की बसावट इस तरीके की होती है कि एक बार पानी शहर के अंदर आ जाए तो निकलने में उसके लिए बहुत तकलीफ होती, बहुत मुश्किल होती हैं। तो इसी बात को लेखक बताता है कि भाई एक शहरी आदमी की दृष्टि से उसने बाढ़ को भोगा है। और होता क्या है, जब एक शहर में बाढ़ आ जाती है, एक शहरी आदमी बाढ़ से टकराता है, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या बताया गया है। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, दिया सलाई बेटा माचिस को बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, हिंदी में दिया सलाई बोलते हैं माचिस को। पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए। तो देखो बेटा, होता यही है कि जब भी बाढ़ आ जाती है, तो शहरों के अंदर बाढ़ आती है, ये उस समय की बाढ़ का चित्रण है जब बाढ़ बहुत भयंकर आया करती थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा साधन थे नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता था कि लोग ना सारा सामान इकट्ठा करके, खाने पीने का सारी चीज़ इकट्ठा करके इंतजार किया करते थे कि बाढ़ कैसे कम हो। ठीक है, तो उसी दृश्य को बताते हुए लेखक बताता है कि भाई एक बार पटना शहर में 1967 की बात है, मेरे घर में भी जो स्थिति थी वो बाढ़ जैसी हो गई थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। इस स्थिति में लेखक ये बताता है कि उसने सारा सामान इकट्ठा किया जो जरूरत का था और बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार करने लगा। पर होता बेटा ये है कि अगली सुबह उसे पता चलता है कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी प्लावित हो गया है। प्लावित मतलब तैरना, बहना या डूब जाना। ठीक है, तो पानी से वो भी डूब चुके हैं। तो अब ये तो बेटा समझ लो कि जब जिस स्टेट के मुख्यमंत्री का गृह ही पानी में डूब जाए तो बाढ़ की स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, फिर आगे ये पता चलता है कि भैया गोलघर भी जो है वो पानी से घिर चुका है। ठीक है, अब इतनी सारी घटना होने से ये पता चलता है कि बाढ़ तो बड़े प्रचंड रूप में आई है। पर लेखक हमारे हैं लेखक, और उनका मन फिर भी नहीं लगता है अपने घर में। वो शाम को 5 बजते बजते निकल ही पड़ते हैं घर से बाहर, कहाँ, कॉफ़ी हाउस की तरफ, और एक रिक्शा कर लेते हैं। रिक्शा वाला कहता है, हंसकर बोलता है कि भाई साहब कहाँ जाइएगा, अब तो पूरे शहर में ही पानी पानी है। ठीक है, तो लेखक भी लेखक ठहरे। जहाँ रिक्शे वाले ने मजाक करके कहा कि भाई साहब कहाँ जाइएगा, हर जगह पानी है, तो वही लेखक भी कहते हैं कि भाई ये पानी कैसे आया, कहाँ तक पानी आ गया है, हम इस पानी को देखने ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लेखक अपने एक मित्र के साथ वहाँ से शहर में पानी देखने चल देते हैं। अब जब रास्ते में लेखक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे साधनों के माध्यम से, यानी कि मोटर, स्कूल, ट्रैक्टर, साइकिल, सब चीज़ें लेकर ये देखने जा रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ चुका है, कितना पानी भर चुका है। ठीक है, और इस बात से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब लेखक इस तरीके से माहौल को देखता है तो उसे ना इस बात का अंदाजा हो जाता है कि भाई सारे शहर में पानी भर चुका है। ठीक है, और ये बात भी उसके वातावरण में आती है, उसके जहन में आती है जहाँ से वो गुजरता है, कि लोग बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे किसी का दुकान है, ठीक है, तो अपनी दुकान का जो सामान है वो ऊपर रख रहा है, नीचे का हिस्सा खाली कर रहा है ताकि पानी से ना क्षति ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो तमाम तरीके की तैयारियां देखता जाता है। अब होता बेटा यही है कि लेखक जो है पान की दुकान के पास पहुंचता है और वहाँ रेडियो पर आकाशवाणी का समाचार प्रसारित हो रहा होता है। चूंकि ये जो रेडियो केंद्र होता है वो स्थानीय होता है, लोकल होता है, तो वहाँ बेटा लोकल न्यूज़ों को प्रचार किया जाता है, लोकल न्यूज़ बताई जाती हैं। इसी क्रम में बताया जाता है कि जो बाढ़ का पानी है
वो रेडियो स्टेशन में भी आ चुका है, और बिल्कुल ऐसे आ चुका है कि भाई हो सकता है कि कुछ ही देर में ना दरवाजे में आ जाए, यानी कि स्टूडियो के दरवाजे के अंदर आ जाए। जब ये बात लेखक सुनता है तो बड़ा सहम जाता है, बड़ा डर लगता है कि बताओ क्या स्थिति है, कितना भयंकर बरसात हो रही है, कैसी बाढ़ आई है कि जहां देखो वहां पानी ने हाहाकार मचा रखा है। इस बात को समझते हुए लेखक थोड़ा सा डर जाता है, पर बहुत जल्दी लेखक और उसके मित्र सहज हो जाते हैं, ठीक है, और अपने आगे की यात्रा को शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब लेखक घर की ओर चल रहा होता है, घर की ओर पहुंच ही रहा होता है, तब क्या होता है कि भाई जनसंपर्क की गाड़ी क्या होती है भाई, लाउड स्पीकर से घोषणा करती है। अब बेटा यहाँ समझ लो, ये जो कहानी बताई जा रही है ना, ये कहानी है 1967 की, ठीक है। यहाँ लेखक को स्मृति आती है, यानी कि याद आती है कि 1967 में ऐसा समय था, तो वहां ना बेटा बहुत कम साधन हुआ करते थे, तो लोगों को जा जाकर बताना पड़ता था। अब आजकल तो फोन चल गए हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, एक बार एक मैसेज डाल दीजिए, सारे के सारे संसार में वो सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। पर उस समय ऐसा नहीं होता था, आपत्ति का समय था, तो लोगों को जा जाकर बताना पड़ता था, मुनादी लगानी पड़ती थी कि भैया संकट आ गया है। तो ऐसी ही एक मुनादी जो है, जनसंपर्क की गाड़ी उनके घर के पास जो मोहल्ला है वहां लगा रहे थे, और कह रहे थे कि भैया गोलंबर में तो पानी आ चुका है, ठीक है, और धीरे धीरे हो सकता है कि भाई पानी आपकी तरफ भी आए, तो इसलिए तैयार रहिएगा, सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा, ठीक है, ये बात कहा जाता है। तो लेखक जो है इस बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, और अपने घर जाकर अपनी गृहिणी से पूछते हैं कि भाई किसी तरीके के कोई सामान की कमी तो नहीं है। गृहिणी उनकी ये बताती है कि सब चीज़ें ठीक हैं, पर गैस का भरोसा नहीं है कि भाई है कि नहीं है। तो लेखक सोचते हैं कि भाई ठीक है, जो होगा देखेंगे आगे, और लेखक जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। पर होता यह है कि लेखक बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, पर सो नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई ऐसे माहौल में जहाँ इतना टेंशन है, जहाँ एक तरफ जो लोग हैं ना वो समस्याओं से जूझ रहे हैं, कहाँ लेखक सो पाएगा। तो यही जब नहीं सो पाते हैं लेखक महोदय, तो उनकी ना स्मृतियों की यात्रा शुरू हो जाती है कि भाई लेखक को बहुत पुरानी पुरानी यादें आने लगती हैं, और जो इसी बात को ना याद करते 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 लेखक एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। उन्हें कई ऐसी घटनाएं याद आती हैं जो बहुत ही रोचक होती हैं, और जो जल प्रलय यानी कि बाढ़ से जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए, उसी क्रम में एक घटना बताते हैं लेखक कि 1947 में एक बार जब बाढ़ आई थी, और कहाँ आई थी ये बाढ़, मनिहारी में आई थी, ठीक है। तो उनके जो गुरुजी थे, कौन थे उनके गुरुजी, ठीक है, तो उसको हम पढ़ते पढ़ते जान लेंगे कि भाई उनके जो गुरुजी थे वो थे सतीनाथ भादुड़ी। तो देखो भैया, एक बार आ जाती है बाढ़, ठीक है, और ये बाढ़ होती है 1947 की। अब देखो बेटा, यहाँ ना एक चीज़ समझ लो कि इस पूरे रिपोर्टाज के अंदर लेखक की स्मृतियाँ ही हैं, ठीक है। लेखक को एक बार याद आता है कि भाई 1967 में उसका मुकाबला बाढ़ से हुआ था, फिर उसको ही याद करते हुए उसे याद आ जाता है कि भाई 1967 में तो ये था तो था, और 1947 में भी एक बार बाढ़ से टक्कर हो गई थी। तो इस तरीके से वो चीज़ों को याद करता जा रहा है, और ये सी सारी यादों को पाठ के रूप में संजोते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब देखो, वो बताते हैं कि भाई 1967 में मनहारी में, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिले के इलाके में गुरुजी, अब गुरुजी कौन थे भाई, इनके गुरुजी थे सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हमारी नाव जा रही थी। चारों ओर पानी ही पानी था, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा, ठीक है। बालूचर बेटा मतलब रेत का एक टीला सा बन जाता है जब बहुत पानी वानी पड़ता है। हमने कहा वहां चलकर जरा हल चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, देखो होता यह है कि भाई पानी का समय था और चारों तरफ बाढ़ ही थी, तो लेखक को दूर एक टापू दिखाई दिया। लेखक ने सोचा कि चलो भाई वहां जाकर पैर सीधे कर लें, यानी कि थोड़ा सा सुस्ता लें। पर लेखक के गुरुजी यानी कि भादुड़ी जी ये कहते हैं कि तुमसे पहले भी वहां बहुत सारे लोग पहुंच गए होंगे, बहुत सारे जीव जंतुओं ने शरण ले रखी होगी, तो इसलिए सावधानी से जाना चाहिए। और जब लेखक उस बालूचर द्वीप पर पहुंचता है, वहां पहुंचता है, तो देखता है कि जो गुरुजी ने कहा वो बिल्कुल सत्य था। चींटी चींटी से लेकर सियार, लोमड़ी, सांप, बिच्छू, जो भी तरीके के जंतु थे, सबने वहां शरण ले रखी थी, यानी कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे जंतु वहां पहले से उपस्थित थे, ठीक है। फिर इसी बात को आगे बताते हुए लेखक कहता है कि बहादुरी जी का विशेष आग्रह था कि हर नाव पर, ठीक है, हर नाव पे क्या हो भैया, पकही घाव, ठीक है, पकही घाव और दवा, ठीक है, पखी घाव की दवा होनी चाहिए, दिया सलाई होनी चाहिए, और कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि
बात यह है कि बेटा बरसात में ना देखो, जब भी पानी बहुत तेज हो जाता है या पानी में लगातार आदमी रहता है तो उसके पैर में घाव हो जाते हैं। और उस समय की बात हो रही है जब बाढ़ बहुत तेज आया करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए लोग आपस में एक दूसरे की मदद किया करते थे, और इसी क्रम में नावों पर ना ये सारी चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी। तो इस बात को लेखक बताता है कि गुरुजी ने ये सारी चीज़ें मुझे कही थी रखने के लिए, और जब भी हम कहीं जाते थे मदद करने के लिए तो लोग खाना पीना तो बाद में मांगते थे, सबसे पहले मांगते थे कि भाई पखी गाँव की जो दवा आप लाए हैं तो वो दे दीजिए, माचिस लाए हैं तो माचिस दे दीजिए, और अगर केरोसिन लाए हैं तो वो दे दीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो लेखक याद करता है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, देखिए क्या होता है आगे। अब यहाँ बेटा लेखक बताता है 1949 के अंदर क्या हुआ था। देखो अभी हमने पढ़ा था 1947 का संस्मरण कि भाई वो वहाँ कौन कौन सी चीजें घटनाएं लेखक याद कर रहा है। अब लेखक याद कर रहा है 1949 के अंदर क्या हुआ था। तो देखो 1949 के अंदर लेखक बताता है कि महानंदा नदी में बाढ़ आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि भाई जब महानंदा नदी में बाढ़ आ गई तो वहाँ ना वो सब नाव लेकर एक डॉक्टर साहब के साथ वहाँ लोगों को इलाज के लिए लेकर गए, ठीक है। कि भाई एक डॉक्टर ले लिया और सोचा कि भाई रिलीफ कैंप में ले जाकर लोगों का इलाज करेंगे। तो वहाँ होता यह है कि एक युवक होता है जो बीमार है और वो नाव पर आ जाता है, और उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी जो है वो नाव पर आ जाता है। अब जब कुत्ता नाव पर आ जाता है तब होता ये है कि भाई डॉक्टर साहब को डर लगता है कुत्ते से, और वो कुत्ते को देखते ही कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या बात होती है कि भाई जैसे ही इस बात से युवक भी बड़ा हर्ट हो जाता है, उसे भी बड़ा क्रोध आ जाता है कि भाई यदि अगर हमारे कुत्ते को आप नाव में नहीं रखेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वो भी कूद जाता है और कुत्ता भी पीछे पीछे कूद जाता है। यहाँ एक भाव दिखाई देता है कि अगर मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात जो है, ये भाव जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। फिर उसी के आगे बेटा उसी क्रम में घटना बताई जा रही है कि जब 1949 में बाढ़ आई थी तो उन्हें पता चलता है कि एक बस्ती होती है, ठीक है, मुसहरी बस्ती, ठीक है, या मुसहरों की बस्ती, ठीक है। तो उन्हें पता चलता है कि इस बस्ती के बड़े ही खराब हालात हैं, लोग बड़े ही कठिनाई से अपने दिन काट रहे हैं। पर जब लेखक नाव लेकर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाई चारों ओर ना बड़ा धूम धड़ाका चल रहा है, ठीक है, नाच गाना चल रहा है। और जब लेखक वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बलवही नाच हो रहा है, ठीक है। बलवही नाच देखो होता क्या है, एक तरीके का ट्रेडिशनल डांस है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो स्त्रियों के कपड़े पहनकर, ठीक है, डांस करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अब देखो वही बात बताई जा रही है यहाँ, लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखलाता रहा, यानी वह धानी है, धरनी के घर छोड़कर मायके भाग जा रही है, और उसका घर वाला पुरुष उसे मनाकर ला रहा है या लौटाना चाह रहा है। तो देखो बेटा इस तरीके से वहाँ एक लोक नृत्य प्रचलित है, और इसी लोक नृत्य का आनंद जो है वो वहाँ के लोग ले रहे थे। अब जब लेखक वहाँ पहुँचते हैं और ये स्थिति देखते हैं तो मन ही मन विचार करते हैं कि भाई हम इन्हें कितना भी मदद दे दें इन लोगों को, पर जो आनंद इन्हें ये नृत्य देखकर आ रहा है, जो मज़ा उन्हें ना इस तरीके से आ रहा है, ये मज़ा जो है वो कोई भी रिलीफ या कोई भी मेडिकल सपोर्ट उन्हें नहीं दे पाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो यहाँ तक हमने चीज़ों को समझा, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं क्या होता है। इसी क्रम में उसे एक घटना और याद आ जाती है कि भैया एक बार 1937 में जब नाव का किस्सा हुआ था, यानी कि बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ के जमींदार के जो बच्चे हैं उनसे नाव को लेकर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि नाव उनके पास थी पर वो नाव देना नहीं चाह रहे थे। तो इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं लेखक को समय के साथ याद आती जाती हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है, 1967 की बाढ़। अब देखो यहाँ से बच्चा घूमते हुए, देखो पहले कहाँ की चर्चा हुई थी शुरुआत में, 1967 की, फिर 1947 की बात हुई थी, फिर 1949 की बात हुई थी, और फिर वापस लेखक याद करते हुए कहाँ आ गया है, वहीं जहाँ से बात शुरू हुई थी 1967 की बाढ़ में, ठीक है। तो 1967 की बाढ़ का उसे किस्सा याद आता है कि एक बार 1967 में जब बाढ़ आई थी तब क्या हुआ था कि भाई एक नाव पर कुछ लोग जो थे, यानी कि युवक युवतियां थे, बड़े सज धज कर, बड़े तैयार होकर फिल्मी अंदाज में घूमने निकले थे। बढ़िया नेस्कैफे का डिब्बा था और एक्सप्रेसो बनाई जा रही थी, बढ़िया मस्त कॉफ़ी। उस टाइम ना कैपेचिनो नहीं चलता था, ठीक है, तो एक्सप्रेसो से काम चलाया जा रहा था। तो बढ़िया स्टाइल में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि भाई कश्मीर की डल झील में घूमने निकले हैं। पर होता ये है कि भैया वो भूल जाते हैं कि बाबू ये बिहार है, ठीक है,
और जैसे ही उनकी नाव गोलंबर के पास पहुंचती है तो वहां तो प्रसिद्ध ही है कि भाई वहां प्रतिध्वनियां होती ही है। उस नाव में बैठे हुए युवक युवतियों की हरकत देखकर वहां जो आसपास के लोग थे, जो लड़के थे, वो उन्हें चिढ़ा देते हैं, ठीक है, और बढ़िया फप्तियां कसते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं उलझुल। इन सारी बातों को देखकर ना वो जो उस नाव पर लोग बैठे थे वो बिल्कुल शर्मा जाते हैं, बिल्कुल शर्म के मारे मरे जाते हैं। और इस तरीके से जो है ना लेखक को ये वृतांत याद आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए यही वृतांत लेखक को याद आ रहा होता है। एकदम से लेखक का ध्यान टूटता है और सोचता है कि भाई बाढ़ के इस समय में मेरे जो अपने लोग हैं उनका क्या हो रहा होगा, उनको किस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे होंगे। और इसी चीज को जानने के लिए वो लगाता है अपने प्रिय मित्रों को फोन, अपने जो करीबी लोग होते हैं उन्हें फोन लगाता है, पर कोई भी व्यक्ति फोन नहीं उठाता है, जिसके कारण लेखक की चिंता बढ़ जाती है। और भाई सच भी है कि आप संकट के समय में यदि किसी से बात करना चाहें, आपको पता है कि चारों ओर संकट है, और किसी व्यक्ति विशेष से आप बात करना चाहें और वो बात ना करे या वो फोन ना उठा पाए, तो आपके मन में चिंता तो आएगी ही, और ये बात लेखक के मन में भी आ जाती है। अब लेखक वापस अपने बिस्तर पर आता है और सोचने लगता है, वापस अपनी यादों में खोने लगता है, ठीक है। और उसे याद आता है कि एक बार जब वो बाढ़ में राहत कार्य कर रहा था तब उसे एक आसन्न प्रसवा, यानी कि ऐसी स्त्री जो बिल्कुल बच्चे को जन्म देने वाली ही है, वो भी मिली थी और वो भी उसे मदद के लिए देख रही थी। अब इन्हीं सब यादों में लेखक खोया हुआ था कि एकदम से उसे झकझोर का जगा दिया जाता है और बताया जाता है कि भैया पानी जो है ना अब उसके मोहल्ले तक ही आज गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। जब ये बात लेखक सुनता है तो फौरन छत पर जाता है और पानी की इस प्रलयंकारी स्थिति को देखता है, इस प्रलय को देखता है कि पानी ने किस तरीके से प्रलय मचा के रखा है। अब जब इस स्थिति को लेखक देखता है तो ये सोचता है कि अगर मेरे पास कोई कैमरा होता, कोई ऐसी चीज होती जिससे मैं इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सकता, तो मैं सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता, ठीक है। ये बात सोचता है और फिर आगे ये सोचता है कि भाई कैमरा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, एक कलम थी, पर वो कलम भी क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है हमारी आखिरी में, ठीक है। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो वो भी लेखक इस बात का धन्यवाद देता है कि चलो भाई कोई बहुत कीमती सामान मेरे पास नहीं है, जो भी है बस उसमें ही काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमने चैप्टर को समझा, ठीक है, चैप्टर के मूल भाव को समझा। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर की तरफ, प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो बेटा जैसे ही बाढ़ की खबर सुनी लोगों ने, लोग सबसे पहले राशन जुटाने लगे, क्योंकि देखो बाढ़ में ना पानी की स्थिति में सबसे ज्यादा जो किल्लत आती है वो आती है खाने पीने के सामान की। फिर उसके बाद आती है क्या कि भाई ये जो सारी चीजें जो है ना, ये तो आप मन से भी बता सकते हैं कि खाने पीने का सामान जुटाते हैं। दूसरी चीज सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाने का प्रयास करते हैं, दवाइयाँ, बिजली, सॉरी बिजली नहीं, ईंधन, ठीक है, क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा क्षति जो है वो ईंधन को होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आदमी जुटाता है। अब देखो इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखना है। बाढ़ की खबर से सारा शहर में आतंक मचा हुआ था, लोग अपने सामान को निचली मंजिलों से ऊपरी मंजिलों में ले जा रहे थे। सारे दुकान अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। खरीदार बिक्री बंद हो चुकी थी, खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। तो बेटा वही स्थिति है कि जब भी बाढ़ आती है तो सबसे पहले ना लोग ऊंचाई पर जाना शुरू करते हैं, अपना सामान को बचाना शुरू करते हैं, जो कीमती कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। फिर बेटा खाना, दवाइयाँ, बिजली के जो साधन होते हैं यानी कि रोशनी के लिए मोमबत्तियाँ या लालटेन वगैरह, इन सारी चीज़ों को संजोते हैं। अब आजकल तो भाई फ़ोन चल गए हैं तो हर फ़ोन में टॉर्च होता है, पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमें समझ में आता है कि लोग किस तरीके की तैयारी करते हैं। अब बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो भैया देखो होता यह है कि लेखक अपनी रचनाओं तथा मुख्य कृपा में बाढ़ का उल्लेख किया था तथा लेखक ने बाढ़ के बारे में पहले सुना था, परंतु उसने कभी देखा नहीं था। इस वजह से वह स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते हुए तथा विनाश लीला के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, ठीक है, उत्सुक, ठीक है, उत्सुक था, ठीक है। तो ये बात थी बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावना का
पता चलता है, यानी कि जनसमूह की कौन सी भावना व्यक्त होती है इस तरीके से। तो यहाँ समझ लीजिए इस कथन से जनसमूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में वह आंगन में एक ही प्रश्न था जो जिज्ञासा का रूप ले चुका था। भाई क्या जिज्ञासा था, ये बात भी समझ लो। पानी कहाँ तक आ गया होगा, उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा। उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, वे सब बाढ़ के पानी की गति जानना चाह रहे थे। देखो बेटा, यहाँ केवल और केवल लोगों के बीच उत्सुकता थी कि पानी कहाँ तक आ चुका है और कहाँ तक, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं शहर के जो डूब चुके हैं। ठीक है, तो उन्हें इस बात की उत्सुकता थी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो बेटा, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है जल को, यानी कि बाढ़ को। ठीक है, बाढ़ को क्यों कहा गया है ये बात भी समझ लो। क्योंकि बाढ़ के कारण ही जो लोग थे, जो जीव जंतु थे, वो त्रस्त हो चुके थे और बाढ़ में कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। जहां से भी बाढ़ जाती है ना, वो लोगों को चपेट में ले लेती है अपने। तो किसी की जन हानि होती है, किसी की माल की हानि होती है, कुछ ना कुछ नुकसान बाढ़ के आने से होता ही है। और इसी कारण बाढ़ को जो मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो बेटा, आपदाओं से निपटने के लिए कई सुझाव आप दे सकते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में मौसम की जानकारी हमेशा रखनी चाहिए, ये जानने का प्रयास करते रहना चाहिए कि भाई मौसम की स्थिति क्या है। साथ ही साथ दीर्घकालिक उपाय और तत्कालिक उपायों के बारे में भी जानना चाहिए कि भाई अगर बाढ़ आ जाए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, और लंबे समय तक बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए। हमें हमेशा अपने आसपास के मौसम की जानकारी रखना ही है। छोटे और बड़े उपायों को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अपने घर पे या अपने आसपास कुछ ना ऐसा सामान संजो कर रखना है जो आपातकाल के समय में काम में आ जाए। जैसे सूखा खाना होता है, रोशनी के जो साधन होते हैं जैसे लालटेन है, मोमबत्तियां हैं, इन सारी चीज़ों को अपने पास रखना है। मेडिकल किट आप रख सकते हैं अपने पास चाहें तो। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो उसी तरीके से छोटे छोटे उपाय जीवन में प्रयोग में लाना है और आपदाओं से निपटने की तैयारी करते रहना है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटरियां बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो देखो बेटा, इस कथन में ना लोगों की मानसिकता यह है कि लोग संकट की घड़ी में भी एक दूसरे की सहायता ना कर आगे नहीं आते। देखो देखो, यहाँ ये बताया गया है कि बेटा जब जीवन में किसी पर भी संकट आता है, चाहे वो समाज पर आए चाहे व्यक्ति पर आए, तो दूसरा वर्ग या दूसरा व्यक्ति जो है ना वो दूर से केवल देखता है, सहायता नहीं करता है। और फिर जब वही संकट उनके ऊपर आ जाता है तो वही व्यक्ति चाहता है, वही समाज चाहता है कि अब ये हमारी लोग मदद करें। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है समाज में जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, जो समाज के अंदर संकट देखने को मिलता है, वो सारे का सारा इसी क्रम के कारण आता है कि जब किसी एक व्यक्ति पर संकट आता है या किसी एक वर्ग पर संकट आता है, तब उसकी सहायता के लिए कोई उपस्थित नहीं होता और फिर यही संकट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसी मानसिकता को उजागर किया गया है इस कथन के माध्यम से कि आज भी लोग अपनी सहायता के लिए तो इच्छा रखते हैं पर दूसरे की सहायता नहीं करना चाहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, खरीदी बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो बेटा देखो, खरीदी बिक्री बंद होने पर भी पान की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि वहाँ बहुत सी संख्या में, देखो जहाँ ये पान खा रहे थे ना, जहाँ ये पान वाले की दुकान थी, वहाँ बहुत सी संख्या में लोगों का हुजूम लगा था और आजू बाजू कोई दुकान नहीं थी। तो लोग ना क्या कर रहे थे कि भाई बचने के लिए कुछ तो करना ही है, तो पान की दुकान के आसपास खड़े होकर पान खा रहे थे। ठीक है, और साथ में रेडियो पर समाचार भी सुन रहे थे। ऐसे में ना देखो क्या था कि भाई बाढ़ आने से लोगों में उत्साह भी था। डर तो केवल लेखक और लेखक के मित्र में था, बाकी लोग तो बाढ़ का जो है वो आनंद ले रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यही कारण था कि भाई बिक्री बंद होने के बाद भी पान की बिक्री बढ़ रही थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए, तो भैया समझ लेते हैं। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाकों में पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर
ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने की प्रबंधन को भी सुनिश्चित कर लिया। तो बेटा लेखक ने सारी युक्ति लगा ली कि किस तरीके से वो सुरक्षित रह सकता है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो बेटा देखो, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ना मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, ये सारी बीमारियां, ऐसी तमाम तरीके की बीमारियां हैं जो मच्छरों से फैले, जो गंदे पानी से फैले, वो सारी की सारी स्थितियां रहती हैं। क्योंकि बेटा एक चीज़ समझ लो, होता क्या है कि पानी का इन्फेक्शन जो है ना वो सबसे जल्दी फैलता है। तो आप ये देखिएगा कि जब भी पानी या बाढ़ वाले क्षेत्रों में मलेरिया की शिकायत आपको बहुत मिलेगी, क्योंकि वहाँ मच्छर जो है वो जन्म ले लेना शुरू करते हैं। मच्छर के साथ साथ आपको टाइफाइड की शिकायत भी मिलेगी और हैजा भी मिलेगा, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पानी के कारण बहुत जल्दी फैलती हैं। और कोई भी बीमारी हो, यही बीमारी नहीं, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनका सबसे जल्दी फैलने का कारण पानी ही होता है। जहां अगर एक बार पानी गंदा हो गया तो लगभग लगभग आप देखेंगे कि सारी की सारी जो है बीमारियां हैं वो सारे क्षेत्र में बहुत जल्दी फैल जाती हैं। ठीक है बच्चा, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किस भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे, उनमें मानव और पशु का भेद नहीं था, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है। तो बेटा ये जो बात कही गई है ना, ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि कई बार ऐसा होता है कि नौजवान यानी कि मनुष्यों और जानवरों के बीच अद्वितीय प्रेम का भाव देखने को मिलता है। जैसे कहा जाता है ना कि कुत्ता बड़ा ईमानदार होता है, पर आजकल आदमी ईमानदार नहीं रह गया है। ठीक है, तो यहाँ इसी बात को किया गया है कि मनुष्य जो होता है, मानव और पशु, ठीक है, मानव और पशु के संबंध, ठीक है, के संबंध को उजागर किया गया है यहाँ। ठीक है, और इसे उपमा के रूप में प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा। तो बेटा यहाँ होता यह है कि लेखक बताना चाह रहे होते हैं कि बाढ़ जब आई तो कम से कम हम उसे कैद कर ले, उसकी कुछ स्मृतियां जो हैं वो हम कैमरे के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से कैद कर लें। पर एन मौके पर उसके पास जो कलम होती है वो भी चोरी हो जाती है, वो भी गायब हो जाती है। और इस बात को लेखक ना बड़े अच्छे से कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, जो था वो भी अच्छा है, जो चला गया वो भी अच्छा है। इसके पीछे का कारण ये है कि लेखक का मानना है कि अगर इन सारी बातों को मैं कैमरे में कैद कर लेता या कलम पर उतार लेता तो जब भी मैंने पढ़ता मैं दुखी हो जाता कि भाई बाढ़ की जो विभीषिका है, बाढ़ का जो भयानक संकट है वो इस प्रकार से होता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लेखक कहता है कि भाई अगर कलम भी चली गई है तब भी ये अच्छी बात है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने समझे। अब बात करते हैं चैप्टर की समरी की। तो बेटा चैप्टर की समरी बस इतनी है कि बाढ़ जब आती है, ठीक है, बाढ़ आई और बाढ़ से आया क्या, संकट। ठीक है, तो बाढ़ के समय में लेखक ने अपनी 3 स्मृतियों को बताया गया है। ठीक है, लेखक ने अपनी 3 स्मृतियां बताई हैं। एक बताई है 1967 की स्मृति, फिर उसने बताया है 1947 की स्मृति के बारे में, और फिर बताया है उसने 1949 की स्मृति के बारे में। ठीक है, तो इन 3 स्मृतियों को मिलाकर एक रिपोर्टाज तैयार होता है जिसे हम इस जल प्रलय के नाम से जानते हैं। यहाँ लेखक ने बताया है कि पटना शहर में जब बाढ़ आई थी तब क्या हुआ था। ठीक है, और यहाँ उसका पहली बार जो है वो बाढ़ से परिचय होता है, और यहाँ वो ये देखता है कि लोग किस तरीके से बाढ़ का लुत्फ लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर अगले बाढ़ परिचय में यानी कि 1947 की वह घटना ये बताता है कि किस तरीके से जब 1947 में बाढ़ आती है तब लेखक राहत और बचाव काम में व्यस्त होता है। ठीक है, और इसी क्रम में वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, समझता है। ठीक है, फिर बताता है जब 1949 में जब बाढ़ आती है तब वह
कुत्ते वाला प्रसंग बताता है कि भाई कुत्ता और इंसान की दोस्ती उसे देखने को मिलती है इसी बाल प्रसंग में। और इसे इसी प्रसंग में देखने को मिलता है एक नाच, ठीक है, जो मछलियों की बस्ती में हो रहा होता है। उसे उस प्रसंग को देखकर समझ में आता है कि संकट के समय में भी लोग किस तरीके से जीवन जीते हैं, और जितनी रिलीफ, जितनी मदद हम उन्हें कर सकते हैं, उस सारी मदद के बदले भी वो मुस्कान उनके चेहरे पर नहीं खिल सकती जो हम खिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस प्रश्न का उत्तर हमने जाना। चलिए बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद बेटा आती है आपकी बारी। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जिज्ञासा का, आपकी समस्या का यथायोचित समाधान किया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।